तो दोस्तों हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर 1 में प्रकाश के बारे में जान लिए, प्लस में प्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं जान लिए। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पारदर्शी पदार्थ। क्या हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, आप लोग हेडिंग डालिए, टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। थोड़ा सा काफ़ी टाइम दे दिए थे पिछला लेक्चर 1 में, अब फिर से अब थोड़ा सा माइंड ताज़ा हो गया क्योंकि कुछ थकान टाइप का हो गया तो कुछ रेस्ट ले लिया गया। अब पढ़ने वाले हैं क्या चीज? पारदर्शी पदार्थ। कैसा पदार्थ जी? पारदर्शी पदार्थ। अब ये पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, जरा देखा जाए भाई, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। इसको हम अंग्रेजी में अगर लिख सके तो पारदर्शी पदार्थ को ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या कह सकते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट माने ट्रांसपेरेंट में ही पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा ना। अब उसका मीनिंग पदार्थ के अलग से ना लिख दे, बस हम समझें कि पारदर्शी पदार्थ को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। अब ये पारदर्शी पदार्थ होता क्या है? देखिए, प्रकाश, जब तक से हमको प्रकाश के बारे में नहीं जानकारी रहेगा तब तक से इन पदार्थों को भी हम कैसे समझेंगे। मेन मुद्दा हमारा प्रकाश ही है, प्रकाश के ही आधार पर ये पारदर्शी पदार्थ बनाए गए हैं। अपारदर्शी पदार्थ होते हैं, एक पारभासी पदार्थ होते हैं, तो बारी बारी से उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं? पारदर्शी पदार्थ। अब ये क्या होता है, तो हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश होता क्या है कि पूरी तरह आर पार हो जाता है। अगर हमको डिफिनेशन देने की बात कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश पूरी तरह क्या हो जाए, आर पार, मतलब आ जा सके पूरी तरह आसानी से, कोई उसको दिक्कत नहीं हो। अब कहें कि किस तरह के पारदर्शी पदार्थ होंगे, जैसे एग्जाम्पल की तौर पर हम कांच देख सकते हैं कि हमारे आसपास कुछ कांच होते हैं, खिड़की वगैरह वगैरह में लगे होते हैं कि वो पारदर्शी यानी आर पार दिखाई दे देते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई कांच के उधर से टॉर्च मारेगा तो हमारे तरफ प्रकाश आ जाएगा। या जो बस ट्रक में भी कांच लगा रहता है शीशा, जिसके माध्यम से लोग गाड़ी चलाते हैं, तो आर पार दिखता है एकदम, यानी उधर का लाइट हमारे आंखों तक आ जाता है। तो वैसे पदार्थ जो जिनमें से प्रकाश क्या हो जाए, पूरी तरह से आर पार हो सके, इसमें कोई उसको प्रॉब्लम ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? कांच कह सकते हैं, इसके साथ कोमा कह सकते हैं, जल भी हमारा पारदर्शी पदार्थ में आ जाएगा। जल मतलब पानी। हम बाल्टी में लेकर अगर देखते हैं कि कोई बाल्टी है, सपोज ग्लास ले लीजिए, अब बाल्टी की बात छोड़िए, ग्लास लेने पर हमको दोनों एग्जाम्पल आ जाएगा ना। ग्लास क्या करता है कि इसमें हम पानी भर दिए, इतना हाथ तक पानी डाल दिए, इसमें कुछ चीज़ें मान लीजिए कि हम एक सिक्का डाल दिए, 1 रुपए का सिक्का डाल दिए, और कांच का ग्लास है। तो ये होता क्या है कि हम ऊपर से अगर देखते हैं, इसमें से ताकते हैं तो हमको सिक्का दिख जाता है। इसका मतलब कि जो हमारा जल है क्या है? पारदर्शी है। और दूर से भी हम देखते हैं तो सिक्का हमको क्या करता है? दिखाई देता है। तो हमें कोई वस्तुएं कैसी दिखाई देती है? क्योंकि उसमें से प्रकाश आ रहा है कहीं ना कहीं टकरा कर। तो इस तरह से कांच भी और जल भी हमारा क्या हुए? पारदर्शी पदार्थ। और भी हो सकते हैं, हाँ, हवा भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि हवा तो हमें दिखाई देता नहीं है। मान लिया कि ये मार्कर है, हम, मेरा आँख यहाँ है तो देख पा रहा है, बीच में हवा होंगे ही, लेकिन पारदर्शी है। तो और भी हम इत्यादि कर सकते हैं, ETC। तो इस तरह से हमारा कांच, जल, हवा, ये हमारे कैसे पदार्थ हैं? पारदर्शी पदार्थ हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट हैं। क्या आप लोग पारदर्शी समझ पाए? अब पारदर्शी अगर समझ पाए तो कहीं ना कहीं जस्ट इसी का दूसरा अपोजिट, मतलब उल्टा भाग अपारदर्शी है। चलिए उसको समझ लेते हैं कि अपारदर्शी क्या है। अगर पारदर्शी पदार्थ समझ गए होंगे तो अपारदर्शी भी एकदम आसान है, कोई भारी भरकम नहीं है ना। तो मिटा दें इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए, कॉपी में नोट्स करते चलेंगे, पहले चीज़ों को समझिए और तब वीडियो को अपना बैकअप करके पीछे बैकअप करें, पीछे बैक करके आप उसे क्या करेंगे? लिख लेंगे। एक बार समझ लीजिए और तब एक बार लिखिए, ये ना कि फिर छाप दीजिए और कुछ समझे में नहीं आया तो भैया इस तरह से पढ़ाई नहीं ना होगा। तो अगला जो हमारा पदार्थ के नाम है क्या है? अपारदर्शी। कौन पारदर्शी? अपारदर्शी। इसका अंग्रेजी थोड़ा हट के होता है, ओपेक होता है, OPAQUE, ओपेक। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओपेक, ऐसे। अब अपना अलग अलग उच्चारण है भाई, कोई कुछ और उच्चारण कर सकता है। अब हमको जहाँ तक ज्ञात है हम इसको ओपेक बोलते हैं।
तो बताइए हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, अपारदर्शी पदार्थ। अब जाहिर सी बात है, इसके नाम में लिखा है अपारदर्शी, यानी कि अ मतलब नहीं हो, क्या नहीं हो, पार नहीं हो पाए। क्या लग रहा है इसके नामों में ना, इसके पिछले वाले में क्या था, पारदर्शी मतलब आर पार दर्शन हो जाए। दर्शी मैंने क्या होता है, देखना। दर्शन नहीं करेंगे हमको इस गए थे मंदिर में दर्शन हो गए, चाहे गए थे किसी बाबा जी के पास उनका दर्शन हो गए, दर्शन मैंने देखना। तो इसमें लिखा ही है अपारदर्शी, मतलब कि अ माने नहीं, पारदर्शी यानी कि नहीं आर पार हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा ना। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ, कैसा पदार्थ जी, वैसा पदार्थ जिसमें से होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है, थोड़ा भी भाग उसका आर पार नहीं होगा। अगर थोड़ा हो भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पदार्थ नाम उसका दे दिया जाएगा। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं जा सके, मतलब जाता ही नहीं है, बात खत्म। तो उस तरह की चीज को क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। एक बार और बोलिए, बोलिए एक बार, सुनिए बोल रहे हैं, जब आप लोग नहीं बोल पाएंगे, देखिए अगर अपने मन से एक बार सुन के बोलते तो अच्छा लगता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल देख लिया जाए तो मान लीजिए कि ईंट है, कोई ईंटा है, कोई इस तरह का ईंटा बड़ा को कोई ले लिया है सपोज। अब कैसे कैसे तो संरचना होता है ईंटा का, मान लीजिए ईंटा है ना, और ये ईंटा जो होता है कहीं ना कहीं पूरा ठोस होता है भाई, कपारों पर भी फूट जाएगा ईंटा से। तो चलिए ये संरचना है, खाली मत समझिएगा। अब कोई व्यक्ति इधर से प्रकाश को भेज दिया, प्रकाश को इधर से क्या कर दिया, भेज दिया। इधर पे कोई मान लिया कि एगो पर्सन खड़ा है, दो आदमी है, एगो इधर है, इधर से लाइट मारे, ऐसे ईंटा रख के इधर से करके लाइट मार रहे हैं, उधर से पूछ रहे हैं कि क्या जी दिखाई दे रहा है, हमारा लाइट का प्रकाश आ रहा है तुम्हारे आंखों पर। तो कहे कि ना भैया कहाँ आ रहा है, आप तो ऐसा पदार्थ रख दिए है ना कि उसमें से प्रकाश पारे नहीं हो पा रहा है। तो जब नहीं पार हो रहा है तो इसका मतलब अपारदर्शी पदार्थ है। जैसे एग्जाम्पल में ईंट कह सकते हैं, पत्थर कह सकते हैं, ये दीवार भी कह सकते हैं कि ये भी अपारदर्शी है। मैंने बहुत सारे अपारदर्शी चीज़ें हो जाएंगे। नहीं, जैसे पेंट, बहुत सारे पेंट हमारा है, क्या पेंट मार देंगे तब अपारदर्शी हो जाएगा। अलकतरा, अलकतरा भी एक तरह से कर दिया जाए तो वह अपारदर्शी होता है। तो इस तरह से हमारा कई गो एग्जाम्पल हो जाएंगे, लिख सकते हैं एग्जाम्पल में ईंट, पत्थर, लकड़ी, लकड़ी भी हो जाएगा ना, लकड़ी, पेंट इत्यादि। तो हम लोगों ने अपारदर्शी पदार्थ को क्या किया, समझ गए क्या, यहाँ तक किसी को समस्या हुआ। देखिए भैया समझिएगा, दिमाग लगाइएगा, तो हमको नहीं लगा कि भारी है, बस वर्क आप अच्छा से करिए, ठीक है ना। अब हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, पारभासी। उसका नाम क्या है, पारभासी। तो चलिए हम अब उसको लिखते हैं कि पारभासी पदार्थ क्या होता है। इसको मिटा रहे हैं ना, तो लिख लिया जाए कि क्या नाम है उसका। अगला हमारा जो टॉपिक है पारभासी, पारभासी। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पारभासी पदार्थ के बारे में। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। बोलिए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ को ट्रांसलूसेंट। हमने पहला क्या पढ़ा, पारदर्शी पदार्थ, दूसरा क्या पढ़ा, अपारदर्शी पदार्थ, और हम तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं, पारभासी पदार्थ। ये तीनों एक ही जैसे पदार्थ हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग अपना कार्य है। अब एक ही जैसे नहीं कह रहे हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत इन लोगों को रख दिया जाता है कि अगर हम क्वेश्चन बनाए तो लिख सकते हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को क्या करें, परिभाषित करें। एग्जाम में कभी कभी एगो दूगो तीनों दे सकता है, नहीं अब एक एगो नहीं करके देगा। हम तो यहाँ समझ रहे हैं कि एक एगो, ताकि अच्छा से हमें समझ में आ जाए ना। पारभासी, पारभासी में अगर हम अच्छे से समझे तो पार अभासी, मतलब अ जैसा वर्ड समझ में आ रहा है। पार तो होगा लेकिन अभासी रूप से, मैंने पूरा ना थोड़ा बहुत,
आभास होगा कि प्रकाश आ रहा है, लेकिन 100% नहीं आ रहा है। कोई पदार्थ ले लिए, सपोज कि कोई पदार्थ है ना, यहाँ से प्रकाश को हम भेजे, मान लीजिए कि 100% हमारा प्रकाश गया। अब इधर के कोई व्यक्ति है, उसे पूछे कि क्या जी प्रकाश आ रहा है, पूरा का पूरा चमक रहा है, तो कह रहा कि ना थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है, मतलब ये कहेगा कि थोड़ा थोड़ा आभास हमको क्या हो रहा है। तो इस तरह से हम आभास की बात कर रहा है, यानी 100% नहीं गया है। मान लीजिए इसके पास 20% आया हो, तो ये ऐसा बात नहीं ना कि कह दे कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। अगर हाँ जी पूरा का पूरा प्रकाश आ रहा है, तब तो पारदर्शी हो गया। हे जी कहेगा कि थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है जी, प्रकाश आ रहा है तनी तनी, तो तनी तनी जब आ रहा है, घरेलू भाषा में बात कर रहा है, तो उस तरह से वो तो पारभासी पदार्थ है। यानी कि वैसा पदार्थ, डिफिनेशन दिया जाए तो क्या बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश का थोड़ा भाग यानी थोड़ा अंश आर पार हो सके। वैसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश का थोड़ा भाग आर पार हो सके, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या बातें समझ में आया, बताइए। एक बार और बोल दें, हमको तो लग रहा है आप समझ गए होंगे कि थोड़ा भाग यानी थोड़ा अंश भाग आर पार हो जाए। पूरा के पूरा अगर हो गया तो आप फिर पुराने चीज़ों में चले जाएंगे जो पिछला हमने पढ़ा है। तो पारभासी कहता है कि देखिए हमारे अंदर से प्रकाश जी पूरा के पूरा आर पार नहीं हो सकते, अगर हो जाएंगे तो हम फिर पारभासी पदार्थ नहीं कहलाएंगे ना। ये कह रहा कि थोड़ा थोड़ा जाइए, ज़्यादा मत जाइए। ये पारभासी पदार्थ का अपना रूल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि कोई कागज है, उसके ऊपर थोड़ा तेल लगा दिए हैं और लाइट बारेंगे तो हल्का हल्का पीछे से बुझाता है कि प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना। तो तेल लगा कागज भी हो सकता है। कोई कांच है, कांच को लेके खूब रगड़ दिए, रगड़ देंगे, ये कांच है पूरा, इसको रगड़ देंगे तो रगड़ने से क्या होता है कि कहीं कहीं धुंधला जैसा दिखने लगता है। कोई कांच ले लिए हैं, पूरा रगड़ दिए और तब टार्च बारेंगे उस पर, तो अब 100% प्रकाश उधर पार नहीं जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि क्या तेल लगा हमारा कागज हो जाएगा, रगड़ा हुआ कांच हो जाएगा। हम रक्त को भी अगर देखें तो रक्त खून, अगर हम टार्च बारते हैं ना, यहाँ अपने हाथ के पीछे टार्च बारेंगे तो लाल जैसा बुझाता है, मैंने कुछ कुछ तो प्रकाश जरूर आता होगा। मान लीजिए कि ये टर्च है, अगर आप प्रैक्टिकल करिएगा ना देखिएगा, ये टर्च है और लेके इसको बारिए, अपने अंगुली रखिए इस पर ऐसे, तो देखिएगा ना तो लगता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ प्रकाश बुझा रहा है। तो रक्त भी हमारा हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पारभासी पदार्थ क्या हो चुके हैं, समाप्त हो गए। तो क्या क्या पढ़ लिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसको हम कहते हैं किरण, यानी कि ये किरण क्या है उसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और देखिए किरण का प्रकाश में काफ़ी महत्व है। जब तक हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तब प्रकाश का एक अलग से ब्रांचे है। आप बड़े क्लास में जाएंगे 12th में, तो वहाँ पर प्रकाश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक का नाम दे दिया गया किरण प्रकाश की और एक का नाम दे दिया गया है तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की में किरण का काफ़ी महत्व है। हम 10th में ओनली फॉर केवल किरण के बारे में समझ लेते हैं कि ये किरण है क्या, ठीक है ना। किरण, अगला हमारा टॉपिक का नाम क्या बोले तो किरण, अंग्रेजी में इसको रे कहते हैं। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अब इसको हमको समझने के लिए थोड़ा एक प्रैक्टिकल करते हैं कि है क्या। मान लीजिए कि हम एक मोमबत्ती ले लेते हैं जो कि हमारा प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना। अब बताइए कि जब ये प्रकाश स्रोत है तो इनसे प्रकाश जो निकलते हैं ये विभिन्न दिशाओं में निकलेंगे, अपना अलग अलग दिशा में तो निकलेंगे ही। अब जो प्रकाश निकलता है विभिन्न दिशाओं में, तो हम एगो को कहीं इस पर चलिए इसी को समझते हैं कि जब प्रकाश निकल रहा है विभिन्न दिशाओं में जा रहा है तो टेढ़ी मेढ़ी जा रहा होगा कि सीधे रेखा में जा रहा होगा, बताइए। पिछला वाला हम लेक्चर 1 में पढ़े हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जो है एक जिस रेखा में गमन करता है, माने जिस रास्ता से चलता है वो एक सरल रेखा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। फिर से बोल दें, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। अगर लग रहा है कि ये अजीब सा बुझा रहा है सर, कैसे आप कह दे रहे हैं, तो बताइए कि यहाँ से ये कोई व्यक्ति है, अब यहाँ ये व्यक्ति मोमबत्ती को देख रहा है, तो बताइए कि यहाँ से जब प्रकाश चलेंगे इसके आँख में तो सीधा रेखा में जाएगा कि नहीं जाएगा प्रकाश,
तो सीधी रेखा में गया, हम एगो की अभी बात कर रहे हैं ना, एगो की जब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, एक सीधी रेखा में जा रहा है प्रकाश। तो जिस सीधी रेखा में जा रहा है उस रेखा को हम दर्शाएंगे ना कि अच्छा ऐसे प्रकाश जा रहा है। मान लीजिए कि हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो हमको कोई रोड रास्ता चाहिए ना, उसी तरह प्रकाश जा रहा है तो अपना एक जिस मार्ग से जा रहा है, जिस रास्ता से, तो उसी रास्ता का अपना नाम दे दिया गया कि ये तो किरण है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ के मार्ग को किरण कहते हैं। क्या बातें समझ पाए? अब किरण को हम इस तरह से एक रेखा के द्वारा खींच के और ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारा किरण का एक चिन्ह हो जाता है। आगे चल के पढ़ाई में इसको किरण आरेख का नाम दे देते हैं कि प्रकाश को मार्ग को दिखाते हैं इस तरह से, और ये हमारा क्या है, किरण आरेख है। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो आगे हम जब पढ़ाई करेंगे दर्पण सूत्र या वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, या दर्पण में अनेकों प्रकार के इमेज बनना, तो वहाँ किरण आरेख का काफ़ी महत्व है। तो इस तरह से हमारा किरण की जानकारी समाप्त हुई। अब किरण के बारे में तो हमने जान गए, लेकिन यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे निकलते हुए आएगा, एगो नहीं बहुत सारे, ढेर किरण हो गया। क्योंकि कहीं प्रकाश स्रोत से निकलेगा तो एगो तो नहीं निकलेगा जी, बहुत सारे किरणें आएंगी। तो अब जब बहुत सारे किरणें आएंगी तो उनका भी अपना एक पढ़ाई हमारा है, उसका नाम क्या है, किरण पुंज। चलिए उसको जान लेते हैं कि किरण पुंज क्या है ना, किरण पुंज को समझ लिया जाए। कुछ लोग देखिए किरण पुंज को कुछ लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अब आपका मन जो आप लिख सकते हैं, चलिए ना हम प्रकाश पुंज ही लिखते हैं, अच्छा लग रहा है। प्रकाश पुंज लिखे, किरण पढ़े हैं तो अच्छा लग रहा है, किरण पुंज ना कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, प्रकाश पुंज किरण पुंज कोई एक ही बोलिए ना। चलिए आपका मन यही बोल देते हैं किरण पुंज। अभी क्या है किरण पुंज, अंग्रेजी में लिख सकते हैं बीम, क्या लिख सकते हैं, बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का किरण पुंज। इसमें प्रकाश को हम नहीं लिखे हैं, समझ लीजिएगा। किरण पुंज को हम लोग बीम बोलते हैं ना। अब यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए प्रकाश का किरण पुंज, तो यहाँ पर इस तरह से समझिए कि ओनली फॉर हम क्या प्रकाश का ही किरण पुंज पढ़ने वाले हैं। तो बताइए अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, किरण पुंज। सभी बोलिए लोग, क्या है, किरण पुंज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं जी, बीम ऑफ लाइट। अब देखिए ये प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं। तो पुंज का मतलब होता है कि बहुत सारा हो, झुंड के साथ। किरण पुंज माने किरण बहुत सारे हो, यानी कि किरणों के समूह को, यानी एक से ज्यादा किरण हो ना, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। फिर से बोला जाए भैया किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या समझे? जैसे यहाँ पर देखिए तो ये जो हमारा है ना, ये बहुत सारा है, ये एक से क्या है, ज्यादा है, तो ये एक से ज्यादा है तो इसको हम लोग बोल देंगे किरण पुंज, किरण पुंज कह देंगे, ठीक है ना। ये हमारा किरण पुंज है। अगर इसी में हम किसी एक को लेकर चले, एगो की बात करें, तो एगो की बात करेंगे तो हमारा वो किरण हो जाएगा। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बात समझे क्या? अब देखिए किरण पुंज को भी पढ़ने के लिए हमें क्या किया गया, इसको भी कई भागों में बांट दिया गया, यानी किरण पुंज के हम प्रकार अब पढ़ने वाले हैं। किसके प्रकार पढ़ने वाले हैं, किरण पुंज के प्रकार। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किरण पुंज जो होते हैं ना, उनको 3 भागों में बांट दिया गया। किरण पुंज को स्टडी करने के लिए कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में। अब तीनों के नाम सुन लीजिए क्या क्या है। एक का नाम है समांतर किरण पुंज, एक का नाम है अभिसारी किरण पुंज, और एक का नाम है अपसारी किरण पुंज। समझिए फिर से, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक का नाम क्या है, समांतर किरण पुंज, ऐसे समांतर किरण पुंज, समझिएगा क्या, डॉट ऐसे लिख दिए हैं। एक का नाम है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, एक का नाम क्या है जी, अभिसारी किरण पुंज, और एक और है अपसारी, अपसारी किरण पुंज।
यानी किरण पुंज क प्रकार के हो गए मेरा? 3 प्रकार के। जरा नाम को रिपीट करिए तो क्या क्या है? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और क्या है? अपसारी किरण पुंज। अब बारी बारी से इन सभी को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि समांतर किरण पुंज क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर किरण पुंज। तो हेडिंग डालिए। तो नाम क्या है इसका? समांतर। क्या नाम है बोलिए सभी लोग जी, क्या नाम है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ठीक है ना? और इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? इसको अंग्रेजी में अगर बोलना होगा तो हम बोल देंगे पैरेलल। कौन लेल जी? पैरेलल बीम। बीम। अब कहेंगे सर ये तो बीम लग रहा है कि दीवार वाल के बीम है, तो वैसा बात नहीं है। ये बीम का मतलब होता है किरण पुंज। अब हमको जो पढ़ने वाले हैं समांतर किरण पुंज, इसको पहले हम समझते हैं कि होता कैसे है। तो पहले आइए एक समझते हैं, एक्सपेरिमेंट की तरह कुछ अपना बातें। ये हमारा सूर्य है, ठीक है? ये हमारा क्या है? सूर्य है, सनलाइट। और यहाँ पर कोई ऑब्जर्व करने वाला, मतलब कोई व्यक्ति है जो इस चीज को अनुभव करने वाला हो। तो होता क्या है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है तो उनमें खास गुण यह होता है कि वो सीधी रेखा में आती है। लेकिन आप बताइए कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही है तो हमारे पास, ऐसे तो ये विभिन्न दिशाओं में फैल रहा होगा, सूर्य का प्रकाश तो इधर उधर बहुत फैल रहा होगा, लेकिन हमारा जब आंख इसको अनुभव करने वाला है या हमारे बॉडी पर पड़ रहा है तो क्या एगो किरण आया होगा कि एक से ज्यादा आया होगा? ये बताइए। तो जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा आया होगा, बहुत सारे आए होंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक से ज्यादा आया हुआ है तो इनके बीच थोड़ा सा देखिए, तो ये वाला किरण और ये वाला किरण, ये वाला, ये लोग लग रहा है एक दूसरे को क्या है? समांतर में है। समांतर मतलब क्या? इनके बीच का जो डिस्टेंस है समान है हर जगह। समझ रहे हैं ना चीजों को? तो अब इसमें क्या है कि एक से तो अधिक किरण है और वो भी एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो अगर इस तरह का हमारा कहीं किरण है तो उसका नाम क्या दे दिया जाता है? समांतर किरण पुंज। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें, मतलब जितना उसमें शामिल हो, सभी किरणें एक दूसरे को क्या हो? समांतर हो। मतलब ये और ये एक दूसरे क्या है? समांतर हो सकते हैं, ठीक है ना? तो डिफाइन कैसे कर देंगे कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे को क्या हो? समांतर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। अब इस तरह के किरण पुंज का डायग्राम बनाना होगा, तो यहाँ से समझ ही रहे हैं। इसको हम ऐसे बना सकते हैं अच्छे ढंग से। नोट्स अगर हमको बनाना है तो पेंसिल से फिगर को इस तरह से क्या कर देंगे? दिखा देंगे ऐसे। अब हम हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप स्केल से बनाएंगे, ठीक है ना? और इसको ऐसे दिखा दीजिए। अब आपका इच्छा, आप 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात को ध्यान देना है कि ये एक दूसरे के क्या रहे? समांतर रहे, क्योंकि हम डिफाइन ही कर रहे हैं कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे क्या हो? समांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। अगर कोई हमसे पूछ दे कि जो सूर्य से किरणें आती है वो अपने आप में कैसी होती है, किस तरह की किरण पुंज होती है, तो हमारा क्या आंसर होगा? समांतर किरण पुंज होगा। क्या ये वाला समझ पाए? अगर आप ये वाला समझ पाए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या होता है जरा देखते हैं। तो समांतर हमारा हो गया। अगला हम अब पढ़ने वाले हैं क्या? अभिसारी किरण पुंज। तब चल के पढ़ लेंगे अपसारी। मैंने किसी, देखिए कोई नंबरिंग से नहीं, हमारे इच्छा का है, हम कौन पढ़ सकते हैं। हमारे पास अब थाली में खाना आएगा तो हम अपनी इच्छा से ही ना कौन खाना उठाएंगे, ही ना कि ना पहले दाल खाइए भात खाइए, ऐसे थोड़े होता है, इच्छा से है, ठीक है ना? आइए इसको मिटा देते हैं। समांतर किरण पुंज हमारे समाप्त हुए। अब जल्दीबाजी में रहेंगे, थोड़ा डिफरेंशन देना है, वीडियो भी हमारा लॉन्ग ना बने इसके लेकर। तो कोई पढ़ लिया जाए दूसरा। चलिए पढ़ते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, नाम क्या है इसका भाई? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं? अभिसारी किरण पुंज। नाम बोलिए इसका, एक बार आप लोग बोलिए इसको। अभिसारी किरण पुंज। अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जिंग।
कन्वर्जिंग, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग, और किरण पुंज का बीम, किरण पुंज को बीम कहते हैं। तो बोलिए इसका नाम क्या अंग्रेजी में, कन्वर्जिंग बीम। अब ये क्या होता है, इसके नाम में सुनिए क्या लिखा है, अभिसारी, सारी माने सभी, सारी मतलब क्या, सभी, और अभी का मतलब अभिसरित यानी आना, नहीं कहता कि अभी आ रहे हैं, अभी का मतलब क्या, तुरंत, और सारी के सारी कहीं से आने की बात है, हमको समझना है। यानी अभिसारी किरण पुंज में होता क्या है कि कहीं से प्रकाश आ रहा है बहुत सारे, और वो आ रहा है और वो एक बिंदु पर आके क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। जैसे कि इधर से कहीं से प्रकाश आया, ये मिल गया, इधरों से कोई टार्च बार दिया, मान लीजिए कि हम खड़े हैं इस तरह से, ऐसे खड़े हैं, अब 4-5 आदमी लाइन से हैं और वो लोग प्रकाश मार रहे हैं मेरे ऊपर, अपना अपना अलग अलग एंगल पे हैं, वो टार्च बार रहे हैं, एगो इधरों से टार्च बार रहे हैं, तो उन सभी का जो है प्रकाश की किरण है हमारे ऊपर आके मिल रही है, तो उस तरह के हम चीज़ों को क्या बोल देंगे, अभिसारी किरण पुंज। यानी कि देखिए यहाँ से बहुत सारे जा रहे हैं, ये हमारा पॉइंट आउट है, बिंदु है, ठीक है ना, ये हमारा कोई बिंदु है सपोज, और ये सब क्या है, किरणें हैं, तो एक नहीं, एक से बहुत सारे हैं, अनेक हैं। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन देंगे, चित्र को देखकर हम क्या समझ रहे हैं कि जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश मैं, ये तो प्रकाश पुंज है ही, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या करती हो, मिलती हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या करती हो, मिलती हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। बातें समझे अभिसारी किरण पुंज का डिफिनेशन में। इसमें होता क्या है कि अलग अलग दिशाओं से बहुत सारे किरणें आके एक बिंदु पर मिल जाएगी, तो उस तरह से हम क्या बोल देंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर समझना है, दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं इससे हट के थोड़ा सा, कि जैसे समुद्र है, तो समुद्र में क्या है कि अलग अलग नदियां आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो उन नदियों का बिंदु जो है, मिलान बिंदु कहाँ है, एक पॉइंट पर है कि ये समुद्र में हम मिल रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर बिंदु है, समझिए कि ये समुद्र है बिंदु, और ये अलग अलग नदियां हैं जाके एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके क्या हो, मिलती हो। अब थोड़ा सा बोलने में कभी कभी हम प्रकाश पुंज कह दे रहे हैं, किरण पुंज कह दे रहे हैं, तो उससे आप लोग घबराइएगा मत। अब 2 नाम है, किसी आदमी के 2 नाम अगर आपको याद हो जाएगा तो कभी कभी आप उसको वो नाम पुकार देंगे, कभी उस नाम को पुकार देंगे, तो उसे टेंशन में नहीं रहना है। तो हम डिफिनेशन भी दे दिए और इसको समझा भी दिए, ठीक है ना। अब हमको पढ़ना चाहिए क्या, इसका अगला, जिसका नाम है अपसारी किरण पुंज। तो चलिए हेडिंग डालते हैं अपसारी, बस यहाँ हमको लग रहा है चेंज करना है, नहीं, अपसारी। अगला हमारा जो है कौन सा किरण पुंज है, अपसारी। अब इसका अंग्रेजी भी बदलेगा भैया, यहाँ पर कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब कान को भर रहा है, नहीं, तो ये कन्वर्जिंग कान नहीं भरने वाली बात है, आइए समझते हैं। अब इसका जो है अंग्रेजी में हम लिखेंगे डाइवर्जिंग, क्या हम लोग लिखने वाले अंग्रेजी, डाइवर्जिंग, DIAVERGING, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपसारी किरण पुंज को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको जो हमको समझना है कि ये अपसारी किरण पुंज क्या होता है, इसको भी हम एक तरह से एग्जाम्पल में ही समझेंगे, ठीक है। अब मीनिंग में यहाँ लग रहा है कि कुछ बाई मिस्टेक है, डाइवर्जिंग में शायद DIA नहीं होता हमको लग रहा है ना, कन्फ्यूजन हो सकता है, देख लीजिएगा कि ये डाइवर्जिंग है, इसमें DI से हमको लग रहा है कि होता है। अपसारी का मतलब क्या है सुन लीजिए, अप का मतलब, उसमें अभी का मतलब था कि एक बिंदु पर आकर मिलना, अप का मतलब तो कहीं ना कहीं उसके विपरीत होगा, अभी के विपरीत क्या होता है, अप। अप में अब क्या होगा, अगर हम कह दें एक तरह से कहें कि अभिसारी का विपरीत पार्ट है, यानी कि अभिसारी में एक बिंदु पर मिल रहा था, तो अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु से दूर जाएगा। अगर शॉर्ट में हमसे कोई पूछे कि अपसारी किरण पुंज क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अभिसारी किरण पुंज के विपरीत क्रिया अपसारी किरण पुंज है, किसका, अभिसारी के विपरीत क्रिया का। लेकिन इस तरह से हम समझना भी तो होगा। इसमें क्या होता है कि अब एक बिंदु है, एक बिंदु है, अब यहाँ से कई दिशाओं में प्रकाश की किरणें क्या कर रही है, अपना जा रही है,
बहुत सारे दिशाओं में अपना जा रही है। तो अब यहाँ से हो क्या रहा है कि बिंदु तो कहीं एक है, हमारा प्रकाश का बिंदु कहीं एक है। अब यहाँ से किरणें बहुत सारे निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में फैल रही है। क्या, ये हमारा बिंदु है, ये वाला है, और यहाँ से होते हुए इधर हो जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। तो इस तरह से हमारा लग रहा है कि ये क्या है, अपसारी किरण पुंज है। अब इसको कैसे हम मान लीजिए कि किसी एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि जैसे चलिए ना हम लोग क्लासरूम में अपना ले लेते हैं, कोचिंग क्लासरूम में जाए स्कूल में, कि जब क्लास लगता है तो विभिन्न दिशाओं से बच्चे आके एक जगह पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, माने कोचिंग में आके मिल गए। तो उस तरह से अगर जब विभिन्न दिशाओं से आए एक जगह पे मिले तो वो तो हमारा हो गया अभिसारी हो गया। आज जब छुट्टी हुआ तो कोचिंग से निकल के विभिन्न दिशाओं में फैल गए, तो उस तरह से हमारा क्या हो गया, अपसारी हो गया। तो उसी तरह प्रकाश किरण के साथ होता है कि अब यहाँ से एक बिंदु से निकल कर क्या हो रही है, विभिन्न दिशाओं में फैल रही है। डिफिनेशन समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल भी समझा रहे हैं, एकदम सिंपल तरीका के एग्जाम्पल ले रहे हैं, भारी भरकम नहीं कि ना सर कोई सा दे रहे एग्जाम्पल, ऐसा बात नहीं है ना। इसमें क्या डिफिनेशन देना चाहिए हमें कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं मतलब अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम। तो यहाँ तक हमारे ये तीनों के तीनों किरण पुंज के प्रकार समाप्त हो गए, क्योंकि हमने किरण पढ़ा था। कोई बताइए किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, या प्रकाश एक सरल रेखा मार्ग पर चलता है तो भी अपने आप में हो जाएगा। डिफिनेशन हो गया। किरण कितने प्रकार के? किरण 3 प्रकार के। एक का नाम क्या है, समांतर किरण पुंज, दूसरा का नाम क्या है, अभिसारी किरण पुंज, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपसारी किरण पुंज। समांतर में क्या था कि किरण एक दूसरे के समांतर थी। अभिसारी में क्या हुआ था कि विभिन्न दिशाओं से प्रकाश किरणें आई, एक बिंदु पर मिल गई। और अपसारी में क्या हुआ कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में चली गई। तो इस तरह से हमारा तीनों के तीनों समाप्त हो गए। अब हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है छाया। क्या नाम है? तो छाया हमारे प्रकृति का है माया, कहीं धूप कहीं छाया। छाया का मतलब होता है शैडो। क्या होता है छाया का मतलब? शैडो। अब ये छाया क्या होता है? ये तो कहीं ना कहीं हम लोग घरेलू भाषा में परछाई कहते हैं इसको। सही बात है ना, परछाई ना कहते हैं। तो जन्म से जब तक मनुष्य आता है अपना परछाई जरूर कहीं ना कहीं, जैसे देखिए मेरा बोर्ड पर परछाई हो रहा है, छाया बन रहा है। अभी छाया है क्या, जरा समझते हैं कि इसको थोड़ा मिटा देते हैं समझने के लिए। देखिए, अच्छा ये बताइए कि छाया कब बनेगा, जब प्रकाश रहेगा तब कि जब प्रकाश नहीं रहेगा तब? अगर कहीं प्रकाश नहीं है तो फिर छाया का अस्तित्व ही नहीं है। प्रकाश जब तक रहेगा तभी तक छाया बनने की क्रिया भी रहेगी, और प्रकाश नहीं है तो वहाँ छाया बनने की क्रिया खत्म हो जाएगी। यानी छाया बनने के लिए प्रकाश होना जरूरी है, और उसके साथ और भी क्या जरूरी है देख लिया जाए। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कैंडल है, कहेंगे सर बड़ी बढ़िया सी एग्जाम्पल, इसी को बार बार लेते हैं। क्या करिएगा, प्रकाश चैप्टर में हमको कहीं ना कहीं प्रकाश कहीं से कहीं लाना ही होगा। ये कैंडल मोमबत्ती जल रहा है, दिवाली का मौसम है। यहाँ पर सपोज एक हम गेंद रख दिए। क्या रख दिए? गेंद। अब प्रकाश क्या किया कि यहाँ से निकला प्रकाश किरणें बहुत सारे चली, यहाँ से घूमी किधर हो मैंने कैसे डायरेक्शन में गई। तो ये क्या हुआ कि ये जो हमारा गेंद है ये अपारदर्शी वस्तु का बना है, मतलब ये कोई चमड़ा उमड़ा के बना है गेंद, या हो सकता है मैंने और भी फाइबर चीजें का। तो ये गेंद मेरा जो है ना एक तरह से अपारदर्शी गेंद है। कैसा गेंद है मेरा? अपारदर्शी। ठीक है ना, अपारदर्शी गेंद है।
इसके जगह पे और भी कुछ आप ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अपारदर्शी गेंद है और प्रकाश गया और गया तो फिर गेंद कहा कि देखो हम अपारदर्शी हैं, आप हमसे पार करके नहीं जा सकते। जब नहीं जा सकते तो इसके पीछे खाली जगह बच गया, इसके पीछे क्या बच गया, खाली जगह। आहे नहीं तो प्रकाश सब निकल गए दूरी से, मस्त एकदम गाना गाते हुए प्रकाश चल गया कि अब हम जा रहे हैं। जो गेंद पे टकराया है वो लोग तो भैया टकरा के गिर गया धड़ाम से ना, कि हो हम तो पारे नहीं किए। तो इधर क्या बच गया, खाली स्थान। क्या खाली स्थान, प्रकाश के लिए इधर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर प्रकाश है ही नहीं। तो उस कंडीशन में इस गेंद का क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक परछाई बन जाएगा। कल्पना में ऐसे एक हमारा क्या मान लेंगे, परछाई बन जाएगा गेंद के पीछे, ठीक है। तो अब ये परछाई बन गया, यानी कि इसी को हम लोग पढ़ाई में छाया बोल रहे हैं। बट डिफिनेशन कैसे देंगे कि प्रकाश के गमन पथ, माने प्रकाश जिस मार्ग से जा रहा है, प्रकाश के गमन पथ में, किसके गमन पथ में, तब प्रकाश के गमन पथ में एक अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो उसके पीछे एक आकृति बनती है। किस रंग की, काली रंग की। तो उसके पीछे एक काली रंग की आकृति बनती है जिसको हम लोग छाया कहते हैं। डिफिनेशन समझे, प्रकाश के गमन पथ के मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं और उसके पीछे एक काली रंग का आकृति बनती है जिसे हम छाया कहते हैं। छाया का मतलब यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं होना। छाया का रंग काला क्यों है भैया, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है, और जहाँ पर प्रकाश नहीं होता वहाँ की चीजें काला ही होती है। बात समझे। तो हमारा इस तरह से छाया का डिफिनेशन समाप्त हो गया। तो कभी भी छाया बनाने की बात आए तो एक प्रकाश की उपस्थिति और दूसरी अपारदर्शी वस्तु, तब जाके हमारा बनेगा छाया। समझे। छाया बनने के लिए शर्त क्या क्या है, तो एक प्रकाश स्रोत होना चाहिए और दूसरा हमारी अपारदर्शी वस्तु, उसके बाद तो तीसरा अपने आप बन जाएगा। हम दो बोलाएंगे तीसरा अपने आप बन जाएगा, और जो बनेगा वही नाम है छाया। घरेलू भाषा में परछाई। छोट छोट बच्चा कबो कबो देख के परछाई डरा जाता है, उसके डर को दूर करना है तो उसको लाइट बार दीजिए कि देखो भाई ये कुछ नहीं है, छाया गायब हो जाएगा, हमारे पास जादू है। आप लाइट बारेंगे तो लड़का को, और इनके पास जादू है, भगा दिए उसको, वो भगाएगा, वो तो छाया था, भाग गया, प्रकाश ले। तो छाया हमारा समाप्त हुआ। अब जो हम लोग पढ़ने वाले उसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि अब हम लोग जो चैप्टर शुरू किए थे उसका नाम के बारे में अभी नहीं पढ़े, अभी तो हम लोग प्रकाश से संबंधित जो कुछ भी ये सब काम था पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम शुरू करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए अब प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट किया जाए कि भाई चैप्टर के नाम यही था और अब पढ़ने को मिल रहा है। इससे पहले पता ना क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, सबसे पहले चाह रहा था इसी को पढ़ने को, लेकिन ऐसा बात नहीं है। प्रकाश के परावर्तन करा कि मेरे पास आने से पहले आपके पास बहुत कुछ का नॉलेज होना चाहिए, तब हम अपने आप को जानाएंगे, ना तो नहीं जानाएंगे। तो ये हमारा स्टार्ट किया जाए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो देखा जाए अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश के परावर्तन होता क्या है, पहले हम तो प्रकाश के बारे में जान गए कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, सही है। प्रकाश अपने आप में एक तरंग भी है। किसी ने कहा था कि प्रकाश एक कण भी है, लेकिन हमको 10th में तो ज्यादातर पूछता है कि प्रकाश कैसी तरंगे हैं, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब इसको किसने बताया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है। विद्युत चुंबकीय का नाम किसने लगा दिया उसने भैया, उस व्यक्ति का नाम है मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल नाम है उसका। उसने ही कहा था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एगो वैज्ञानिक थे हाइगेंस, वो कह दिए थे ना कि प्रकाश तरंग है। 3 गो वैज्ञानिक का नाम आ रहा है। एक कहे थे कि प्रकाश कण है, उसका नाम क्या है, न्यूटन कहे थे। कोई कह दिया था कि ना 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 प्रकाश तो तरंग है, तो तरंग है तो हाइगेंस कहे थे। और एगो साइंटिस्ट आया
कहा कि ना ना प्रकाश तरंग में भी कौन तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। उस व्यक्ति का नाम है मैक्सवेल। तो प्रकाश तो हमने बहुत पढ़ा प्रकाश के बारे में। अब पढ़ने वाले हैं परावर्तन। इसका मतलब क्या है, हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। तो सामान्य भाषा में कहें तो परावर्तन मतलब होता है लौटना। परावर्तन मीन्स क्या होता है, लौटना। अब किसकी लौटना, प्रकाश का लौटना। जैसे आप एक गेंद ले लीजिए, समझिए कि मेरा एक गेंद है और इसको दीवार पर हम जब मारेंगे तो क्या है कि वो गेंद जाएगा और दीवार पे टकराएगा और फिर हमारे पास आएगा, चाहे आसपास गिर जाएगा। लेकिन यहाँ से गेंद गया और टकरा के आया कि नहीं आया हमारे तरफ, तो उसी तरह से गेंद का परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि गेंद ने टकराया और आया। उसी के जगह पे अब हम कांच लगा देगो, आईना, दर्पण, आईने से टार्च बारे, तो टार्च में से जब प्रकाश निकलेगा वो कांच आईना पे टकराएगा और फिर हमारे तरफ आ जाएगा। इसको ऐसे समझे, चित्र बनाकर समझेंगे तो हमको लग रहा है कि समझ में आ जाएगा बढ़िया से। सपोज मान लीजिए कि मेरा कोई एक आईना है, ऐसे आईना बना लेते हैं ना, इस तरह से कोई आईना है, यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है, कोई बल्ब है, इस तरह से ऐसे ये बल्ब है। अब इससे प्रकाश निकलेगा और इस आईना पे आया, बहुत सारे प्रकाश की किरणें आएंगी, एगो हम पढ़ने खातिर समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, महान इंसान है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनको आईना में ताक रहे हैं तो उनको बल्ब दिखाई दे रहा है, ऐसे बुझा रहा है उनके तरफ ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं आईना में ताक रहे हैं, इनको आईना में क्या दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है। यहाँ पर हो करा कि प्रकाश इस स्रोत से निकल के यहाँ पर ये दर्पण है मेरा, यहाँ पर क्या है, दर्पण, ये हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत पढ़ा चुके हैं, प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, तो ये कोई व्यक्ति है, मैन है, जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं आंखों से। तो प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकली और दर्पण से टकराई और फिर इधर आ गई। अब ये देखना है कि यहाँ जो बल्ब है ये कहाँ है, एक तरह से माने कि हवा माध्यम में है। आई हो आदमी कहाँ खड़ा है, हवा माध्यम में, तो प्रकाश इधर के पक्ष में ना रहा है जी, जिसके पक्ष में बल्ब है उसी के पक्ष में आदमी भी है, तो प्रकाश आया फिर बाद में उसी के पक्ष में चला गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश को किसी, ये तो दर्पण है, मान लीजिए और भी इसके जगह पर कोई चमकीला पदार्थ हो सकता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कोई सतह, कोई चिकना सतह होना चाहिए। तो प्रकाश किसी सतह से टकरा कर अपने माध्यम में वापस क्या किया, लौट आया, माने अपने पक्ष के तरफ वापस लौट आया। तो इस तरह की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाउंस किया, हाँ नहीं समझ में आया, एक बार और। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में, मतलब अपने ही पक्ष में वापस लौट आती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब समझ में आया क्या, चित्र भी दिखा रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन कैसे हो रहा है। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन जो है समाप्त हुआ डिफिनेशन। लेकिन अब इससे रिलेटेड हमको बहुत सारा जानकारी जानना है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी है। तो देखिए अब जो हम लोग हैं ना, प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए, मतलब ये तो इसका डिफिनेशन हो गया, लेकिन प्रकाश के परावर्तन का पूरा हमको फुली नॉलेज के लिए इसमें एग्जाम में क्या आता है ना, क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, समझ रहे हैं ना। तो उन सभी को हम जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो जानने वाले हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे कि प्रकाश से रिलेटेड क्या क्या पद आएंगे, माने कौन कौन सा उसमें यूजफुल वाले उसका संबंध है। पद का मतलब जैसे कि कोई मान लीजिए कि बैंक में गया पहली बार, तो जब पहली बार बैंक में जब वो प्रवेश किया तो वहाँ पर अनेकों प्रकार के लोग बैंक में मिलेंगे। कोई बैंक के मैनेजर है, तो कोई कैशियर है, तो कोई वहाँ के कर्मचारी कह रहे हैं, कोई मान लीजिए उसमें काम करने वाले अलग अलग लोग हैं कि नहीं है। तो अब वो नहीं जानता है तो कोई पूछेंगे, कोई गार्ड है तो कोई कहेगा कि देखिए, वो कहेंगे कि सर बताइए ना वो कौन व्यक्ति है, उनको क्या कहते हैं, तो वो हमारा मैनेजर साहब है, ये कैशियर साहब है। अलग अलग वहाँ पद है कि नहीं है,
वैसे ही हमारा प्रकाश के परावर्तन में अनेकों प्रकार के पद आएंगे। अब उन पद को हम नहीं जाने रहेंगे तो फिर हमारा स्टडी जो है अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। तो सबसे बेटर हमारा क्या है कि हम प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड पद को जानते हैं। तो हेडिंग डाला जाए प्रकाश से संबंधित मुख्य पद। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित मुख्य पद। स्टार डालिए और लिखिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित मुख्य पद। अंग्रेजी में लिख देते हैं क्या? मुख्य मतलब होता है मेन। क्या होता है जी? मेन। अब देखिए हिंदी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हिंदी वो सीधा पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ये सब, अब अंग्रेजी का सिस्टम होता है प्रीपोजिशन क्या क्या लगता है, उस सब के चलते क्या बन जाता है, ये अंग्रेजी उल्टा बन जाता है। मुख्य को मेन कहते हैं, पद को टर्म बोलते हैं, टर्म TERM। तो मेन, टर्म, रिलेटेड, यहाँ पर संबंधित है रिलेटेड, मेन टर्म रिलेटेड टू प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है जी इसका? अब टोटली बोल देते हैं, मेन टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका इस तरह से हिंदी होगा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित मुख्य पद। अब ये हमारा मेन हेडिंग रहा। अब इसमें हम टॉपिक को क्या करेंगे, पॉइंट आउट डालकर ऐसे, या तो नंबरिंग से पढ़ना चाहेंगे या पॉइंट डाल के पढ़ना चाहेंगे, तो आपके ऊपर इच्छा करता है। हम लोग का अपना ही इच्छा है, लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित मुख्य पद निम्न है। निम्न मतलब एक से क्या है, अधिक है। उसमें हम नंबरिंग डाल के पढ़ लेंगे क्या, नहीं तो फिर पॉइंट डाल के पढ़ लेते हैं, अपना पढ़ने के ऊपर इच्छा करता है। तो आप लोग इसका हेडिंग डालिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो मुख्य पद है उसको पढ़ने के लिए हमको एक चित्र को ड्रा करना होगा, माने बनाना होगा। अगर हम एक चित्र बनाएंगे, उसको अगर हम समझ जाते हैं तो हमको चित्र से ही हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जितना भी मुख्य पद आएंगे ना, वो हमारा चित्र से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जरूरी क्या है, हमको चित्र बनाना होगा। क्या चीज़ को पढ़ने के लिए? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो मुख्य पद हैं उनको पढ़ने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। और चलिए चित्र को हम बनाते हैं। चित्र में करेंगे क्या कि एक हम दर्पण ले लेते हैं, आईना ले लेते हैं। जो घर पर हम चेहरा अपना देखते हैं ना, वो हमारा आईना। अब हम दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे किस किस तरह के दर्पण होते हैं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, कुल नाम के बहुत सुने होंगे हम लोग। उनमें से हम एक समतल दर्पण को ही ले रहे हैं। अब कहेंगे सर समतल दर्पण को क्यों लिए? तो देखिए पढ़ाई लेवल में प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड अगर सबसे अच्छा दर्पण की बात किया जाए तो वो हमारा समतल दर्पण ही है। अगर हमसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दे क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन दर्पण सबसे अच्छा है, तो उसको लिए हम क्या नाम दे देंगे, समतल दर्पण का नाम दे देंगे। वो हमारे लिए बहुत बेटर है, क्योंकि उसका जो सतह है काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी प्लेन होता है, इसके वजह से। तो अब हम समतल दर्पण, मान लीजिए कि अब हम कोई चीज़ों को इस तरह से, ये सपोज मेरा समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में क्या है कि एक तरफ पेंट है और एक तरफ चेहरा देखने वाला है। तो अब ये पेंट है तो पेंट वाला ये पीछे रहेगा और चेहरा देखने वाला सामने। तो हमको तो पढ़ाई करना है। अब पढ़ाई में इसको हम मान लीजिए कि ऐसे रखना चाहेंगे, इस तरह से रखना चाहेंगे, चाहे हम ऐसे रखना चाहेंगे। तो क्या होगा, एक तरफ तो मेरा ऐसा हिस्सा होगा जिधर पेंट हो, पेंट वाला हिस्सा अगर हम नीचे रख दें, अभी ना पेंट वाला हिस्सा ऊपर, तो इसका अगर हम चित्र बनाएं तो कैसे बनेगा? अब चित्र बनाएंगे तो हमको लग रहा है कि एक पाई जैसे से पड़ाएगा ना जी। एक बार और, कैसे पाई जैसे पड़ाएगा सर? ये हमारा दर्पण था, ये पेंट वाला भाग है, ये वाला, आई बिना पेंट। अब इसको इसे रखिए,
जब आप रख रहे हैं तो आपको क्या आभास हो रहा है? ये बुझा रही है वाला मेरा कि एगो पाई के तरह है। अगर आप इसको सोचेंगे बढ़िया से ध्यान देंगे तो पाई की तरह है। तो भाई अब आईना हम कैसे देखाएं? उसको तो कहीं ना कहीं चित्र को बनाने के लिए हमको ऐसे बनाना ही होगा। तो इस तरह से समझिए कि हमारा ये क्या है, ये इस तरह से आईना है। अब इस आईना के नीचे क्या रहेगा? पेंट रहेगा। तो चलिए पेंट कर देते हैं इस तरह से। पेंट को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसको हम किस दर्पण के नाम से जान रहे हैं? समतल दर्पण। क्या नाम दे रहे हैं इसको? समतल दर्पण। देखिए इस चित्र को अगर बनाना है तो हमको लग रहा है कि टाइम देना पड़ेगा इस पर। जैसे कि हाथ से हम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेढ़ा हो रहा होगा, आप लोग स्केल से बनाइएगा। अगर आप भी कहेंगे कि सर आप भी स्केल से बनाइए तो थोड़ा सा देखिए टाइम ज़्यादा वीडियो लॉन्ग बनता जाएगा। और आपको तो मेन समझना है ना। अब हमको रच रच कर हम क्या करेंगे बताइए? आपको एग्जाम देना है, आपको थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे ढंग से समझना है। तो मेन मकसद आपका समझना होना चाहिए, न कि अब हमारा खूबसूरती देखेंगे कि सर आप बहुत खूबसूरत कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से बना रहे हैं। ये कुल काम आप नहीं देखेंगे। टेढ़ा बने चाहे कुछ भी बने, हमको आम खाने से मतलब है, गुठली गिनना नहीं है। अभी ना कि हम कहें कि चलो आओ स्केल से बना रहे हैं तो वही में टाइम लगते जाएगा। अरे काम खटाखट करिए भैया, क्योंकि आज की दुनिया समय का महत्व करती है। ये नहीं कि समय जिधर के तिधर जा रहा है। आज लोगों को बहुत कम समय मिल रहा है, नहीं, इसलिए फास्टली बना रहे हैं। तो ये हमारा समतल दर्पण। अब देखिए जो पेंट वाला भाग है, इधर तो हमको प्रकाश लाइट मारेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पेंट वाला अपारदर्शी हो जाएगा। अब हमको चाहिए ये वाला पार्ट, ऊपर वाला, ताकि इसी से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, इधर वाले जो पार्ट है, ये वाला सतह ऊपर के तरफ से देखना है हमें। हमको किधर से देखना है? ऊपर के तरफ से। तो ऊपर के तरफ से देख रहे हैं जो ये सतह है, ये उसका हमारा नाम है परावर्तक सतह। इसका नाम क्या है मेरा ऊपर वाला हिस्सा का? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देगा, माने उधर भेज देगा। समझ गए क्या? इसमें दो तरह से, एक पेंट वाला भाग है तो वो हमारा परावर्तक सतह नहीं है। जिधर से प्रकाश हम भेजेंगे उधर वाले हिस्सों को हम बोलेंगे परावर्तक सतह। तो चलिए परावर्तक सतह समझ गए होंगे जरूर। कुछ कहेंगे कि सब लिखवा दीजिए, तो उसको हमारा टॉपिक में ना है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक प्रकाश की किरण इस पर भेज रहे हैं। ये हमारा प्रकाश की किरण है, आ रही है, समझिएगा। अब प्रकाश की किरण आएगी तो अब इस दर्पण पे टकराएगी। तो अब ये दर्पण तो छेद के जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पेंट किया हुआ दर्पण है। अब पेंट किया हुआ दर्पण अपारदर्शी हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि टकरा कर इधर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी, उधर लौट गई। बताइए, ये प्रकाश की किरणें आई और टकरा कर उधर चली गई। तो जब प्रकाश की किरणें आई तो इसका नाम क्या रख देते हैं? आपतित किरण। इसका नाम क्या रख देते हैं? आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण। अब भाई ये भैया जा रही है, तब इसको क्या नाम देंगे? जापतित किरण कहेंगे। ऐसा नहीं है, इसको पढ़ाई में हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। अब ऐसे नहीं लग रहा है? आपतित किरण, जापतित किरण, तो अजीब सा नाम लगेगा। पढ़ाई में उस तरह नहीं कहेंगे। परावर्तित किरण, क्या नाम है इसका? परावर्तित किरण। अब देखिए सबका हम अंग्रेजी भी लिखेंगे ना, अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए आप बड़े क्लासों में पढ़ने जाएंगे तो इंग्लिश का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि आप अपना हिंदी और अंग्रेजी दोनों को बेसिक के तौर पे लेके चलिए, भागिए मत। अंग्रेजी से डरिएगा तो फिर घबरा जाइएगा, क्योंकि आगे चल के हमारा अंग्रेजी का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। हम नहीं, भले उसका टीचर नहीं है, लेकिन उसका ये नहीं कि महत्व को नहीं समझ रहे हैं। जरूरी है अंग्रेजी जानना, तनियो मनी जानी है, कुछ दैनिक जीवन में काम चल जाए। अभी ना कि सर आई कैन स्पीक टू इंग्लिश, तो भैया आप बोल सकते हैं, हमारा नहीं उस तरह का। आपतित किरण आई है, परावर्तित किरण। अब इनके हिस्सा को इधर समझने के लिए, इनको जाने के लिए इनके बीच में एक दीवार खड़ा कर देते हैं। मान लीजिए कि एगो ई भाई है, एगो ई भाई है। इन भाई का
मान लीजिए बंटवारा हो रहा है तो इनका बीच में एक दीवार खींच देते हैं इस तरह से, ऐसे दीवार रहता नहीं है पहले से दीवार नहीं था। जब इनके पिताजी थे, मान लीजिए पिताजी गुजर गए, लेकिन जब पिताजी थे तब दोनों लोगों के बीच में कोई दीवार था नहीं, लेकिन अब कल्पना में मानना पड़ेगा इस दीवार से इधर वाले इधर के जितने भी हिस्से हैं ये आपतित के पक्ष में हैं, इस दीवार से इधर के जितने भी हिस्से हैं ये इनके जमीन जायदाद है। समझ रहे हैं बातों को? तो ये हमारा जो दीवार खींचे है ना डॉट डॉट से, ये काल्पनिक दीवार है, रियलिटी में वहां होता नहीं है, यानी वास्तविक में यहाँ पर नहीं है। भाई पढ़ने खातिर समझ ले रहे हैं कि ये दीवार है। इसको हम नाम देते हैं अभिलंब। इस दीवार को हम क्या नाम देते हैं? अभिलंब। समझ लीजिए। तो एगो हमारा हो गया आपतित किरण, एगो हो गया हमारा परावर्तित किरण, और इनके बीच में हम क्या डाल दिए? एगो अभिलंब। अब ये कहीं ना कहीं जाके इस यहाँ पर मिल रहे हैं ये लोग, इसको हम दे देते हैं एक बिंदु ओ नाम दे देते हैं, और इसको हम कहते क्या है? आपतन बिंदु। इसका नाम क्या देते हैं? आपतन बिंदु। कौन बिंदु जी? आपतन बिंदु। इसका नाम दे दीजिए ए कर दीजिए, और इसको नाम दे दीजिए बी ताकि समझने खातिर, और इसको नाम दे दीजिए एन। दर्पण के नाम देना होगा तो दर्पण को नाम दे दीजिए एम एम डैश। मिरर, एम माने मिरर, मिरर मीन्स दर्पण। तो इस तरीके से अभी हमारा काम हुआ। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पाई के साथ इस वाले पाई के साथ क्या एक एंगल बन रहा है, इस तरह से एंगल। तो ये एंगल जब आपतित के साथ बन रहा है तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। बताइए जी, इस रेखा के साथ और इस अभिलंब के साथ बन रहा है, इसीलिए इसका नाम दे देते हैं आपतन कोण। अब है परावर्तित, तो ये जा रहा है, परा हो रहा है, तो परा मतलब इसमें लिख देते हैं परावर्तन कोण। इसका नाम क्या देते हैं? परावर्तन कोण। अब इन सभी का अपना संकेत भी होता है ना। आपतन कोण को हम बोलते हैं आई से संकेत कर देते हैं, और इसको आर से। अब कहेंगे सर आई आर क्यों? तो इस सबका अंग्रेजी होता है इंसिडेंट, आई सबका अपना रिफ्लेक्शन या कुछ भी, मतलब परावर्तन में लगता है कि नहीं लगता है? आर लगता है कहीं ना कहीं, या इसमें आई लगता है। अंग्रेजी लिखेंगे तो उसका खुदे मीनिंग में पकड़ा जाएगा कि वो सर आई आपतन कोण है ये यार। अंग्रेजी मीनिंग जब लिखा जाएगा तो सबका आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये सब पद हो गए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। क्या क्या आ गए हैं जरा देखिए। एगो आपतित किरण, ये एगो पद हो गया। एगो परावर्तित किरण, दूगो पद। एगो अभिलंब 3, आपतन कोण 4, परावर्तन कोण 5, आपतन बिंदु 6, समतल दर्पण 7। लेकिन अभी इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, कहिएगा तो इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। इसको सोच रहे थे जब दर्पण शुरू करेंगे तब बताएंगे ना। तो सबसे पहला हम क्या चीज़ के बारे में जानने वाले हैं? आपतित किरण के बारे में। चित्र को बहुत बेटर ढंग से बनाइएगा। जिस व्यक्ति को बिना देखे चित्र बनाने आ गया वो व्यक्ति समझ जाए कौन कौन पद को क्या रखते हैं। तो पहले चित्र को आप लोग ड्रॉ करिए, तब हम पहला हेडिंग डाल के पढ़ते हैं। ठीक है, बनाइए चित्र को, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम तो यही कहेंगे। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। स्क्रीन शॉट लीजिए, तब यहाँ खड़े हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करें। पहला पद का नाम क्या है? आपतित किरण। हेडिंग डालना जाए, मिटा दे इसको।